प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एशियन गेम्स के भारतीय टीम से भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एशियन गेम्स में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि एशियाई खेलों में देश ने अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। एशियाई खेलों में प्रदर्शन से ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। एशियन गेम्स में आप सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन से पूरा देश गौरव की अनुभूति कर रहा है। आज मैं पूरे देश की तरफ से अपने एथलीट्स के प्रशिक्षकों को, ट्रेनर्स और कोच का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी इतिहास रच करके आए हैं। इस एशियन गेम्स में जो आंकड़े हैं वो भारत की सफलता के साक्षी बन रहे हैं। एशियन गेम्स में ये भारत का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन है। इनकम टैक्स विभाग की कोई भी छापेमारी राजनीतिक बदले के वजह से नहीं होती, ये कहना है सीबीडीटी के चेयरमैन नितिन गुप्ता का। सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि हर सर्च और सर्वे ठोस सबूत के आधार पर किया जाता है। आमतौर पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर कई जगह से आरोप लगते हैं कि कई बार इनकम टैक्स विभाग के सर्च सर्वे जो है वो राजनीति से प्रेरित होते हैं। ये आरोप कितना सही है? देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, परंतु हम लोग जो भी इवेजन का केस निकल के आता है उसके ऊपर कार्य करते हैं और हमारा जो है सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। हमारे जब हमारे पास बहुत ही अच्छी क्रेडिबल एविडेंस होता है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं और हम उनको वेस्ट नहीं कर सकते। एनफोर्समेंट एक्शन जब अच्छा होगा तभी उसका जो है डिटरेंस फील होगा। सो ऑब्जेक्टिव वही है कि एनफोर्समेंट एक्शन का डिटरेंस होना चाहिए, ताकि टैक्स पेयर जो है, आम टैक्स पेयर है, वो टैक्स की चोरी करने से कतराए, डरे। मतलब किसी भी सर्च सर्वे में राजनीति से प्रेरित सर्च सर्वे नहीं होता है, राजनीति दखलंदाजी नहीं होती। सरकार ने माना है कि वर्षों पुराने टैक्स डिमांड से टैक्स पेयर्स को परेशानी हो रही है। सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में सीबीडीटी चेयरमैन ने कहा कि रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन की वजह से डिमांड नोटिस सामने आ रहे हैं। कई लोगों के पास डिमांड के नोटिस आ रहे हैं। डिमांड के नोटिस आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये जो डिमांड के नोटिस आ रहे हैं वो 10 साल, 15 साल, यहाँ तक कि 2003 तक के डिमांड के नोटिस लोगों ने मुझे भेजा। आखिर अचानक से क्या हो गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि 20-20 साल पुराने डिमांड नोटिस भेज रहा है? देखिए, किसी समय में हम पूरे मैनुअली कार्य करते थे। हमारा टैक्स कलेक्शन भी मैनुअली रिकॉर्ड किया जाता था। चालान भी आपने देखा होगा, नीले रंग का चालान होता था और वो मैनुअल होता था। ग्रेजुअली हम डिजिटाइज होते गए और मेरे ख्याल से आयकर विभाग ऐसा विभाग है जो कि बहुत अर्ली डिजिटाइजेशन की तरफ गया और बहुत ही, हालांकि बहुत कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है, फिर भी हम लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। अपनी पीठ नहीं थपथपाने की बात है, पर आपने ये सब देखा है। इस प्रक्रिया में हमारे यहाँ चूँकि हम टैक्स कलेक्ट करते हैं, हमारे जो भी कार्यालय में जो अधिकारी कर्मचारी हैं बहुत सजग रहते हैं कि कोई भी एंट्री हम गलत स्ट्राइक ऑफ ना कर दें। तो उस प्रक्रिया में जब डिजिटाइजेशन हुआ तो रजिस्टर का जो डेटा था वो अपलोड कर दिया गया। अब पिछले कुछ वर्षों में कोविड आ गया या कार्य कम हुआ इस तरफ। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा जो रजिस्टर में जो डिमांड है उसके ऊपर भी कार्य करना चाहिए। और दूसरा चीज क्या हुआ कि तो ये जो 20 साल पुराने रजिस्टर में डिमांड था उस पर फिलहाल कोई ध्यान नहीं दिया गया था। अब जब डिजिटाइज किया जा रहा है तब ध्यान दिया जा रहा है। डिजिटाइज कर दिया गया एक बात। दूसरा क्या हो रहा है कि जब अब चूंकि प्रक्रिया काफी त्वरित हो गई है, तो जब आपका रिफंड जाता है और अगर आपकी कोई डिमांड है तो सिस्टम मैच करता है, और जहां मैचिंग होती है वहां पे एसएससी को एक नोटिस जाता है कि भाई आपकी इस साल की डिमांड है, इस वर्षों की आपकी डिमांड है, वो 3 की हो सकती है, 10 की हो सकती है, 15 की हो सकती है, जो भी डिमांड है। और उनसे पूछते हैं, मतलब इट्स ए रादर टैक्स पेयर सर्विस की तरफ ही कार्य है हमारा। उससे पूछा जाता है कि क्या आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं,
5,000 रुपये तक का अगर रिफंड है तो हम ये कार्य नहीं करते, क्योंकि त्वरित गति बनाए रखनी है, हम उसको जाने देते हैं उस रिफंड को। परंतु अधिक का रिफंड है तो ये कार्यवाही प्रारंभ हो जाती है। बात इजराइल और हमास के बीच ऐलान जंग की। इजराइल में अब हालात भीषण जंग का रूप ले चुके हैं। गाजा में इजराइल का जवाबी हमला जारी है और कल रात को भी 130 से ज्यादा ठिकानों पर इजराइल की वायुसेना ने हमले किए। इजराइल के भीतर भी गाजा पट्टी के पास अभी भी हमास आतंकवादियों से लड़ाई जारी है। दूसरी तरफ उत्तरी इजराइल में लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह के आतंकवादियों से युद्ध जारी है और अब वहां इजराइल अपने टैंक और सैनिकों को तैनात कर रहा है। इसके अलावा वेस्ट बैंक में और यरूशलेम के आसपास फलस्तीनी समर्थकों के साथ इजराइल की पुलिस की रह रहकर भिड़ंत हो रही है। यानी 4 मोर्चों पर इजराइल की जंग चल रही है। इजराइल की वायुसेना ने गाजा के कई इलाकों को चुन चुनकर निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया है कि हमास के आतंकी शैतान बर्बर और हत्यारे हैं। इजरायली वायुसेना ने गाजा में हमास के 200 अड्डों पर हमला किया और गाजा में 1500 हमास आतंकवादियों के शव बरामद किए हैं। इजराइल की सेना ने यह ऐलान भी किया है कि हमास के खिलाफ उसके हमले में गाजा की संसद और नागरिक मंत्रालय टारगेट पर है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को सबक सिखाने का ऐलान किया है। नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल ने इस युद्ध को शुरू नहीं किया है, लेकिन इजराइल ही युद्ध को खत्म करेगा। नेतन्याहू ने हमास को आईसिस की तरह बताया है और कहा है कि हमास ने इजराइल पर हमला करके ऐतिहासिक गलती की है। इजराइल इसकी ऐसी कीमत वसूलेगा जिसे दशकों तक दुश्मन याद रखेंगे। Israel is not only fighting for its own people, it is fighting for every country that stands against barbarism. Israel will win this war. And when Israel wins, the entire civilized world wins. वहीं इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में न्यूज 18 की टीम इजराइल के अश्केलोन शहर में मौजूद है और इस वक्त वहां का क्या हाल है ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी नीरज कुमार। देखिए, सिचुएशन तो बहुत ही खराब है। सड़क पे अगर गाड़ियां दौड़ भी रही हैं तो जीवन और मौत का फासला बहुत कम है, क्योंकि गाजा पट्टी से एश्केलोन काफ़ी नज़दीक है। लेकिन इस वक्त हम लोग जहां मौजूद हैं एश्केलोन में, जो गाजा पट्टी से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पे है। कल रात को यहां मिसाइल से हमला हुआ और स्थिति आपको दिखाएंगे कैसे स्थिति। ये देख सकते हैं, जो मोटे मोटे कांच है वो बिल्कुल टूट गए हैं। यहाँ बड़ा सा गड्ढा हो गया है। करम सिंह, आप क्लोज मत जाइए, वहाँ ओपन एरिया है, ये आप गड्ढा देख सकते हैं। और दूसरी तरफ जो मिसाइल फटता है, आप इधर दूसरी तरफ आपको दिखा दें, करम से कहेंगे, ये देखिए हर तरफ कांच कांच। बाहर अभी आप थोड़ा वक्त दीजिएगा, इस तरह से कांच हर जगह बिखरा पड़ा है जब मिसाइल हमला होता है। और स्प्लिंटर का इफेक्ट क्या होता है, यहाँ की दीवारों में आप देख सकते हैं जो स्प्लिंटर निकलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब मिसाइल दागे जाए तो आप लेट जाए जमीन पे। ये स्प्लिंटर यहाँ दीवारों पे देख सकते हैं। प्रभाव क्या होता है यहाँ के कांच, ये जो दरवाजा है, ये इसकी स्थिति क्या हो गई है, ये आप देखिए। ये आपको दिखाना चाहेंगे, हम बात भी करेंगे यहाँ से, आप बात करेंगे। इधर आइए करम, आप दूसरी तरफ। मैम प्लीज यू कैन कम। मैम प्लीज कम दिस वे। आपको बात करेंगे कैसे कुछ हुआ था, how it all happened, when it happened. When it happened 4 o'clock yesterday, when I just come from shopping. 4 a.m. I just come from shopping. I hear the alarm going with my sons to the stairs because my house is upstairs, and his son protects us. Then we heard a lot of bombing. We know it was near, and then we got out. We seen this, and all the apartments are injured. इजराइल और हमास में चल रही जंग को लेकर दुनिया भी 2 हिस्सों में बंट गई है। अमेरिका, यूके, जर्मनी, फ्रांस और इटली ने इजराइल के समर्थन में एक संयुक्त बयान जारी किया है।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके इस बारे में जानकारी दी है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूके इजरायल के समर्थन में खड़े हैं। हम सुनिश्चित करेंगे कि इजरायल अपनी रक्षा कर सके। हमास की आतंकवादी गतिविधियों को जायज नहीं ठहराया जा सकता। दुनिया भर में इसकी निंदा की जानी चाहिए। वो इस तरह के अत्याचारों के खिलाफ इजरायल की अपनी और अपने लोगों की रक्षा करने की कोशिशों का समर्थन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने हमास का समर्थन करते हुए कहा है कि इजरायल को सैन्य और खुफिया हार का ऐसा जख्म दिया है जिससे वो कभी उबर नहीं पाएगा। इजरायल और हमास के में जारी जंग के बीच इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। नेतन्याहू ने पीएम मोदी को इजरायल में स्थिति का अपडेट दिया। पीएम मोदी ने नेतन्याहू से कहा कि इस मुश्किल घड़ी में भारत इजरायल के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। भारत आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करता है। और क्या लंबी चलने वाली इजरायल और हमास के बीच जंग? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। और अब बात करते हैं बाजार की। आज फिन निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में शॉर्ट कवरिंग रही। कल की गिरावट के बाद आज बाजार अच्छी बढ़त पर बंद हुआ। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। सेंसेक्स 567 अंक और निफ्टी 178 अंक चढ़कर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा तेजी रियल्टी, पीएससी और मेटल शेयरों में रही। वहीं ऑटो, बैंकिंग, एनर्जी शेयरों में खरीदारी देखी गई। और मार्केट का बाकी हाल सुमित मेहरोत्रा से बताइए। सुमित, आज कहां सबसे ज्यादा रहा एक्शन? देखिए, अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात की जाए तो निफ्टी के टॉप गिनर्स में आपको दिखाई पड़ेगा कोल इंडिया ऐसे हैवी वेट, जहां पर आज एक अच्छा मूव आया, वापस 300 के ऊपर एक लंबे अंतराल के बाद कोल इंडिया पहुंचा। अदानी पोर्ट 4.25% ऊपर, भारतीय एयरटेल नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा। कोटक महिंद्रा बैंक 2% की तेजी यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में इंडसइंड बैंक 0.5% नीचे, सिप्ला, टीसीएस, डॉक्टर रेड्डीज जहां पर प्रेशर। टीसीएस से कल नंबर्स भी हैं और उससे पहले और साथ साथ बायबैक भी है, तो सबसे पहले यहाँ पे आज प्रेशर था थोड़ा बहुत। मिड कैप में इन्फीबीम करीब 9% ऊपर, सिटी यूनियन बैंक 7% ऊपर, एनबीसीसी, गॉडफ्रे फिलिप्स करीब 7% के आसपास की तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में सुजलॉन, प्रॉफिट टेकिंग यहां पर लगातार जारी। त्रिवेणी टर्बाइन, सी इन्फोटेक और वर्धमान टेक्सटाइल 2.5 से लेकर 4.5% तक की बिकवाली यहां देखने को मिली। रिकॉर्ड स्तरों पर रहा रियल्टी इंडेक्स, तो प्रेस्टीज एस्टेट 9% ऊपर, शोभा 7% ऊपर, गोदरेज 6% ऊपर, डीएलएफ करीब 4% की तेजी यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी। तो ये एक ऐसा सेक्टर था जहां पर आज एक जोरदार मूव आज के सत्र में देखने को मिला। बिग एंड बोल्ड कॉल ले रहा हूँ। कोई भी गैप डाउन मिले, लग नहीं रहा ज़्यादा बड़ा आएगा, लेकिन अगर उसके बाद आ जाए, मान लीजिए वो कॉन्फ्लिक्ट अगर थोड़ी सी बाइडन होती है, बड़ा गैप डाउन अगर आपको मिले ना, लपक के ले लीजिए इस मार्केट में। और किसी भी बड़ी गिरावट का इस्तेमाल आपको बाय के लिए करना, ये इस समय की बड़ी कॉल है। वॉर नॉर्मली हमेशा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। वॉर खराब होती है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से वॉर में बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है। हमारा कल भी व्यू था कि आप बाय करिए और लपक लीजिए जो भी गैप डाउन मिले। ट्रेडर है तो मार्केट में ट्रेड बहुत सिंपल है, एक स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग ट्रेड ट्राई करें। कल भी हमारा एक व्यू यही था और कल वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। इन्वेस्टर्स के लिए मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप इस बार वो काश फैक्टर मिस नहीं करना चाहते, मतलब कि 6 महीने बाद ही काश मैंने ले लिया होता, तो पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स और वॉर हमेशा बेस्ट इंस्टेंसेस होते हैं। मैंने कल एक वॉल पे भी एक्सप्लेन किया था कि जब जब वॉर हुई है उसके बाद अगर आपने बाय किया है तो अच्छा पैसा बनता है। आईएमएफ ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान 20 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है। FY24 जीडीपी ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर 6.3% कर दिया है। साथ ही 5.5% रिटेल महंगाई का अनुमान भी दिया है। आपको बता दें कि पिछले 3 महीनों में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने दूसरी बार भारत का ग्रोथ अनुमान बढ़ाया है। वहीं FY25 के लिए रिटेल महंगाई अनुमान 4.6% रखा गया है। आईएमएफ ने 2023 के लिए ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ अनुमान 3% पर बरकरार रखा है, जबकि 2024 में इसे 0.1% घटाकर 2.9% कर दिया है।
और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। मेंटल हेल्थ डे है। इस मौके पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कई अहम सिफारिशें करते हुए एक एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत मेंटल हेल्थ को मेडिकेल पॉलिसी में शामिल करना और राज्यों में मेंटल हेल्थ अथॉरिटी बनाना शामिल है। इस पर एनएचआरसी के सेक्रेटरी जनरल भरत लाल से बात की हमारे संवाददाता लक्ष्मण रॉय ने। जो हमारे कार्य पूरे देश में, पूरे विश्व में जिस तरह का समाज है, उसमें मेंटल हेल्थ जो है एक बहुत बड़ा इशू की तरह उभर रहा है। इससे कोई भी अछूता नहीं, चाहे वो यंग हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वर्किंग वीमेन हो, चाहे वो समाज हो, उनकी प्रोडक्टिविटी अफेक्टेड होती है। मेंटल हेल्थ के कई तरह के डिप्रेशन से लेकर के बहुत ही वो होते हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये एडवाइजरी इस एक्सपीरियंस में, इस कॉन्फ्रेंस के बाद, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और जितने मेंटल हेल्थ से जो एक्सपर्ट हैं सभी शामिल हुए। उन्होंने अपने उनसे उनके व्यूज़ लिए गए। उसके बाद कमीशन ने इस पर विचार किया और कमीशन इस निर्णय पर पहुंचा कि हमको राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को गाइडेंस के लिए इस एडवाइजरी को इशू किया जाए, जिससे कि भविष्य में जो आने वाली चैलेंजेज हैं और जो एक्ट के अंदर प्रावधान किया गया है उनके हिसाब से हम काम कर सकें और चैलेंजेस से निपट सकें। इस एडवाइजरी में दो तीन हिस्से पे खास फोकस किया गया है। एक कि आम आदमी के लिए मेंटल इलनेस जो है वो एक अफोर्डेबल हो, उसका इलाज हम बेहतर तरीके से करा सके। तो अभी तक की स्टडी आपकी क्या कहती है और इस एडवाइजरी में किन टूल्स का सहारा लिया गया है इस आम लोगों तक या फिर कहें सस्ते इलाज मुहैया कराने के लिए? मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में क्या है कि इंस्टीट्यूशन जो है अभी हमारे बहुत उस हद तक तैयार नहीं हुए हैं जिस हद तक कि ये बीमारी जो है लोगों में पहुंच चुकी है। ये समाज में इतना ज़्यादा जो है कार्य का प्रेशर है या कई और चीज़ें हैं जिसमें कि ये जरूरी है कि ये इंस्टीट्यूशन जो है, ये एक ऐसी बीमारी है जहाँ के लोगों को पता नहीं चलता या लोग उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। तो इसके लिए ये है कि ये एडवाइजरी के मार्फत से ये सेंसिटाइजेशन किया जा रहा है कि हम इस पर शीघ्रता से काम करें और हमारे जो समाज के लोग हैं, खास करके स्टूडेंट्स, खास करके जो वर्किंग पीपल हैं, आप देखेंगे डिप्रेशन कहीं भी हो जाता है, कभी कोई टेंशन हो रहा है, कभी और तरह की प्रॉब्लम हो रही है। हमने देखा है कई बहुत से सुसाइड हो रहे हैं। इन चीज़ों को रोकने के लिए क्या है कि प्रिवेंशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योर से कहीं ज़्यादा। तो इस एडवाइजरी के माध्यम से सोसाइटी को, समाज को और राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि हम इस बीमारी पे मिल करके सब लोग रोकने का प्रयत्न करें, प्रिवेंटिव स्टेप लें। इधर आज ईडी ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के कई ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने जामिया नगर, दिल्ली में जामिया नगर के इलाके में कई लोकेशंस पर सर्च ऑपरेशन चलाया। जामिया नगर में बड़ी संख्या में पारामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया। इसके अलावा एनसीआर के दूसरे कई लोकेशंस पर भी छापेमारी हुई। अमानतुल्लाह खान पर ईडी की ये कार्रवाई वक्फ बोर्ड जमीन घोटाले के सिलसिले में हुई है। इस मामले पर सीबीआई पहले से कार्रवाई कर रही है। वहीं दूसरी तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सांसद संजय सिंह को ईडी ने पेश किया और वहां से ईडी की कस्टडी 3 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। अब 13 अक्टूबर तक वो ईडी की कस्टडी में रहेंगे। आप नेता संजय राउत को राउज एवेन्यू कोर्ट में बड़ा झटका लगा और उनकी ईडी की कस्टडी बढ़ गई। वहीं संजय सिंह ने कहा कि वो देखना चाहते हैं कि उन पर कितनी यातनाएं दी जा सकती हैं। मेरे साथ बच्चों का खेल खेल रहे हैं। मैं उनकी यातना का पैमाना चेक करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अपनी यातना दे जितना दे सकते हैं। जितने बेईमान हैं, देश के लाखों करोड़ लूटने वाले, सब मोदी के साथ हैं। जो ईमानदार हैं, जो उनके खिलाफ हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। और अब खबर त्योहार से जुड़ी हुई। नवरात्रि पर जो गरबा डांडिया होता है, हजारों की भीड़ में वो तालमेल हैरान करने वाला होता है। इस कोऑर्डिनेशन के पीछे होती है महीनों की मेहनत और ट्रेनिंग। इसके लिए बाकायदा क्लासेस चलते हैं। ऐसे ही एक डांस क्लास का जायजा लिया हमारे संवाददाता पीयूष परमार ने। गरबा डांडिया का इंतजार पूरे साल रहता है और जब आती है नवरात्रि तो पूरी तैयारी के साथ उतरना पड़ता है। मुंबई के कांदिवली में ये है अनिका स्टूडियो। यहाँ लोग 2 महीने से डांस सीख रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं।
कोरियोग्राफर आकाश लिम्बाचिया पिछले कई सालों से गरबा सिखा रहे हैं। हम 9 दिन में हर अलग अलग प्लेस पे लाइक फाल्गुनी, भूमि त्रिवेदी, किंजल दवे है, यहाँ पे फिर पार्थिव गोहिल है, ओके, सब अलग अलग प्लेस पे हम लोग जाते हैं और गरबा खेलते हैं। गरबे का मतलब है एक बड़ी सी जगह पर खूब सारे नाचते झूमते लोग, सबकी एक जैसी पोशाक, एक जैसे गहने। तो जाहिर है कि डांस में भी तालमेल जरूरी है और यही है गरबे में सीखने वाली सबसे बड़ी बात। गरबा सीखने और करने में सबसे ज्यादा संख्या होती है महिलाओं की, लेकिन सबसे ज्यादा उत्साह है बच्चों में। ये स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ डांस सीख रहे हैं। हम लोग ये गरबा की प्रैक्टिस 2 महीने से कर रहे हैं। और डांस करके कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। अच्छा, गरबा में जब आप पंडाल में जाते हैं इससे पहले भी कभी गए हैं? हाँ, 1-2 बार। कैसा लगता है वहाँ पर जाकर के? बहुत मज़ा आता है, एकदम एंथुजियास्टिक लगता है। गरबा का अपना आनंद तो है ही, इसी बहाने साल में एक बार ठीक ठाक फिटनेस ट्रेनिंग भी हो जाती है। गरबा सीखने वालों के लिए ये बोनस है और इसमें डॉक्टर भी पीछे नहीं रहना चाहते। आफ्टर क्लिनिक मैं डांस क्लास जाती हूँ, बहुत मज़ा आता है। वीकली 2 होता है तो फिटनेस भी हो जाता है और गरबा सीखने में भी मज़ा आता है ताकि नवरात्रि में हम लोग एंजॉय कर सकें। गरबा करने के लिए सीखना ज़रूरी नहीं, हर कोई सीखता भी नहीं, लेकिन जो सीखते हैं वो अच्छा खेलते हैं और सबका ध्यान खींचते हैं। पीयूष परमार, मुंबई। तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।